हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल वे ऑन साइंस। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 10th का विज्ञान, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग चैप्टर 6 तक डिस्कशन किया तथा उसके क्वेश्चन एवं आंसर को जाना। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 7, जो कि चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसका क्रियाकलाप करेंगे तथा पाठ में दिए हुए प्रश्नों को देखेंगे और साथ ही अभ्यास के प्रश्नों को भी देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ दिया हुआ है, पिछले अध्याय में हमने सजीवों में अनुरक्षण अर्थात अथवा रख रखाव कार्य संकलन कार्य में संकलन जैवों में जैव प्रक्रमों के बारे में पढ़ा था। हमने इस बात पर विचार करना प्रारंभ किया था कि कोई वस्तु गतिशील है तो वह सजीव है। पादपों में इस तरह की कुछ गतियां वास्तव में वृद्धि का परिणाम है। एक बीज अंकुरित होता है और वृद्धि करता है। हम देख सकते हैं कि नवोद्भिद कुछ दिनों में गति करता हुआ मृदा को एक ओर ढकेलकर बाहर आ जाता है, लेकिन यद्यपि इसकी वृद्धि रुक गई हो तो ये गतियां नहीं होती। अधिकांशतः जंतुओं में तथा कुछ पादपों में होने वाली कुछ गतियां वृद्धि से संबंधित नहीं है। एक दौड़ती बिल्ली, झूले पर खेलते बच्चे, जुगाली करती भैंस, ये गतियां वृद्धि के कारण नहीं हैं। दिखाई देने वाली इन गतियों को हम जीवन के साथ क्यों जोड़ते हैं? इसका एक संभावित उत्तर यह है कि हम गतियों को जीव के पर्यावरण में आए परिवर्तन की अनुक्रिया सोचते हैं। बिल्ली इसलिए दौड़ती होगी क्योंकि इसने एक चूहा देखा था। केवल यही नहीं, हम गति को सजीवों द्वारा किए गए ऐसे प्रयास के रूप में भी सोचते हैं जिसमें उनके पर्यावरण में हुए परिवर्तन उनके लिए लाभकारी हो। सूर्य के प्रकाश में पौधे वृद्धि करते हैं। बच्चे झूले से आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। भैंस जुगाली करती है ताकि भोजन छोटे टुकड़ों में टूट जाए और उनका पाचन भली भांति हो सके तथा तेज रोशनी हमारी आँखों पर फोकस की जाती है, या जब हम गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमें परिवर्तन का पता लग जाता है और इसकी अनुक्रिया में स्वयं को बचाने के लिए गति करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। यदि हम इसके बारे में और अधिक विचार करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति ये गतियाँ सावधानी से नियंत्रित की जाती है। पर्यावरण में प्रत्येक परिवर्तन की अनुक्रिया से एक समुचित गति उत्पन्न होती है। जब हम कक्षा में अपने दोस्तों से बात करना चाहते हैं तो हम जोर से चीखने की अपेक्षा फुसफुसाते हैं। स्पष्ट रूप से कोई भी गति उस घटना पर निर्भर करती है जो इसे प्रेरित करती है। स्पष्ट रूप से कोई भी गति उस घटना पर निर्भर करती है जो इसे प्रेरित करती है। अतः इस तरह की नियंत्रण गति को पर्यावरण में विभिन्न घटनाओं के अभिज्ञान से जोड़ना चाहिए जो अनुक्रिया के अनुरूप गति करे। दूसरे शब्दों में, सजीव को उस तंत्रों का उपयोग करना चाहिए जो नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में शरीर संगठन के सामान्य सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए यह कह सकते हैं कि विशिष्टकृत ऊतक का उपयोग इन नियंत्रण तथा समन्वय क्रियाकलापों में किया जाता है। 7.1 पॉइंट है फ्रेंड्स, जंतु तंत्रिका तंत्र। जंतुओं में यह नियंत्रण तथा समन्वय तंत्रिका तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है, जिसके विषय में हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। आकस्मिक परिस्थिति में गर्म पदार्थ को छूना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। हमें इससे
पहचानने की तथा इसके अनुरूप अनुक्रिया की आवश्यकता है। हम कैसे पता लगाएं कि हम गर्म वस्तु को छू रहे हैं? हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टीकृत सिराओं द्वारा लगाया जाता है। ये ग्राही प्रायः हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं, जैसे आंतरिक कर्ण, नाक, जिह्वा आदि। रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं, जबकि घ्राण ग्राही गंध का पता लगाते हैं। यह सूचना एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमाकृत सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है। चित्र 7.1 यहाँ देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है। यहाँ केंद्रक है दुमा, द्रुमरिका, तंत्रिकाक्ष, तंत्रिका का अंतिम सिरा, और ये कोशिकाएं दिया हुआ है। और एक रासायनिक क्रिया द्वारा यह विद्युत आवेग पैदा करती है। यह आवेग द्रुमरिका से कोशिका काय तक जाता है और तब तंत्रिका काच यानी कि एक्सॉन में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। यहाँ द्रुमरिका से कोशिका काय तक जाता है और फिर तंत्रिका काच में एक्सॉन से होता हुआ अंतिम सिरे तक, यहाँ पर अंतिम सिरा है, तक पहुंच जाता है। एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। ये रसायन रिक्त स्थान या सिनेप्स यानी कि सिनेप्टिक दरार को पार करते हैं और अगली तंत्र की द्रुमरिका में इस तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। यह शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा की समान योजना है। इसी तरह का एक अंतर्ग्रंथन यानी कि सिनेप्स अंततः ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका के अन्य कोशिकाओं जैसे पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि, जो कि चित्र 7.1b तक ले जाता है। यहाँ 7.1 तंत्रिका कोशिका का चित्र, और ये तंत्रिका पेशी संधि, तंत्रिका पेशी संधि, तंत्रिका काच, पेशी फाइबर कोशिका, और ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन में विशिष्टीकृत है। चित्र 7.1 को देखिए तथा इसमें तंत्रिका कोशिका भाग के भागों को पहचानिए। ए, जहाँ सूचनाएं उपार्जित की जाती है। 2, जिससे होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती है। तथा 3, जहाँ आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेतों में किया जाता है जिसमें यह आगे संचारित हो सके। नेक्स्ट है हम लोग का क्रियाकलाप 7.1, जिसमें कि दिया हुआ है कुछ चीनी अपने मुंह में रखिए, इसका स्वाद कैसा है? अपनी नाक को अंगूठा तथा तर्जनी अंगुली से दबाकर बंद कर लीजिए। अब फिर से चीनी खाइए, इसके स्वाद में क्या कोई अंतर है? खाना खाते समय उसी तरह से अपने नाक बंद कर लीजिए तथा ध्यान दीजिए कि जिस भोजन को आप खा रहे हैं, क्या आप उस खाना का पूरा स्वाद ले रहे हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, जब नाक बंद होती है तो क्या आप चीनी तथा भोजन के स्वाद में कोई अंतर महसूस करते हैं? यदि हाँ, तो आप सोचते होंगे कि यह क्यों होता है। इस तरह के अंतर जानने के लिए और उसके संभावित हल को खोजने के लिए पढ़िए तथा चर्चा कीजिए। जब आपको जुखाम होता है तब भी क्या आप इसी तरह की स्थिति का सामना करते हैं? आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए, पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई क्रिया की चर्चा करते हैं तो बहुधा प्रतिवर्त शब्द का
प्रयोग करते हैं। हम कहते हैं कि मैं प्रतिवर्त स्वरूप बस से कूद गया, या मैंने प्रतिवर्त स्वरूप आग की लौ से अपना हाथ पीछे खींच लिया, या इतना भूखा था कि प्रतिवर्त स्वरूप मेरे मुंह में पानी आने लगा। इसका क्या अभिप्राय है? इन सभी उदाहरणों में एक समान विचार आता है कि जो कुछ हम करते हैं उसके बारे में विचार नहीं करते, या अपने क्रियाओं को नियंत्रण में महसूस नहीं करते। फिर भी ये वे स्थितियां हैं जहां हम अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में नियंत्रण व समन्वय कैसे प्राप्त किया जाता है, इस पर फिर से विचार करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। आग की लपट को छूना अथवा किसी भी जंतु के लिए एक दुराग्राही तथा खतरनाक स्थिति है। हम इसके प्रति कैसे अनुक्रिया करते हैं? एक सरल विधि है कि हम विचार करें कि हमें आघात पहुंच सकता है और इसीलिए हमें अपना हाथ हटा लेना चाहिए। तब एक आवश्यक प्रश्न आता है कि यह सब सोचने के लिए हमें कितना समय लगेगा। उत्तर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार सोचते हैं। यदि तंत्रिका आवेग को उस ओर भेजा जाता है जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, तब इसी प्रकार का आवेग उत्पन्न करने के लिए मस्तिष्क द्वारा चिंतन भी आवश्यक है। विचार करना एक जटिल प्रक्रिया है, अतः यह बहुत सी तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिका आवेग की जटिल अन्योन क्रिया से जुड़ने के लिए बाध्य है। यदि यह वास्तु स्थिति है तो कोई आश्चर्य नहीं है कि हमारे शरीर में सोचने वाले ऊतक जटिल स्वरूप से व्यवस्थित न्यूरॉन से घने जाल से बने होते हैं। यह खोपड़ी में अग्र सिरे पर स्थित हैं तथा शरीर के सभी हिस्सों से संकेत प्राप्त करते हैं तथा उन पर अनुक्रिया से पहले विचार करते हैं। निस्संदेह ये संकेत प्राप्त करने के लिए खोपड़ी में मस्तिष्क का सोचने वाला भाग तंत्रिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से जुड़ा होना चाहिए। इसी तरह यही मस्तिष्क का यह भाग पेशियों को गति करने के लिए आदेश देता है, तो तंत्रिकाएं इन संकेतों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। हम किसी गर्म वस्तु को छुएं और हमें यह सब करना पड़े तो इसमें काफ़ी समय लगेगा कि हम जलन महसूस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी जो क्रियाएं हैं हमारे, जैसे कि सोचने समझने का इतना समय नहीं रहता। ये सब जो कार्य है, जो सोचने समझने वाला ऊतक है, जटिल रूप में व्यवस्थित न्यूरॉन है जो हमारे मस्तिष्क न्यूरॉन के घने जाल बने हैं। यह खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित है फ्रेंड्स, तथा शरीर के सभी हिस्सों से संकेत प्राप्त करता है। हमारे हाथ पैर, जितने भी हमारे शरीर के हिस्से हैं वहाँ से संकेत प्राप्त करता है। हमारी त्वचा से, जैसे भी कि हम लोग को चोट लग गया या हम लोग कोई गर्म वस्तु को स्पर्श कर रहे हैं तो हम लोग का तुरंत वहाँ से हाथ हट जाता है। न्यूरॉन वहाँ से संकेत भेजता है हम लोग के पेशियों में कि वहाँ से हटा लेना चाहिए। हम लोग गर्म वस्तु को छू रहे हैं, हम लोग को तुरंत पता चल जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, उन अनुक्रिया से पहले विचार करते हैं। हम लोग को सोचने या हम लोग को पता लगने से पहले हम लोग का मस्तिष्क जो है पहले संकेत प्राप्त करता है और पहले वहाँ से जो है अनुक्रिया कर देता है। निस्संदेह ये संकेत प्राप्त करने के लिए खोपड़ी में मस्तिष्क का सोचने वाला जो तंत्रिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से जुड़ा होना चाहिए। इसीलिए इस तरह मस्तिष्क का भाग जो है पेशियों को गति करने का आदेश देता है, तो तंत्रिकाएं इन संकेतों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और जो तंत्रिकाएं हैं इन संकेत को हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करते हैं। हम किसी गर्म वस्तु को छुए और यह सब हम करना पड़े तो काफ़ी समय लगेगा कि हम जलन महसूस कर सकते हैं। आगे फ्रेंड्स, शरीर की डिज़ाइन किस तरह इस समस्या का हल करती है? ऊष्मा के संवेदन के बारे में सोचने की अपेक्षा
यदि जो तंत्रिकाएं ऊष्मा का पता लगाती है उन्हें उन तंत्रिकाओं से जोड़ा जाए जो पेशीय गति करती है, तो प्रक्रम आगमन संकेतों का पता लगाने तथा तदनुसार निगमन क्रिया को करने का कार्य करता है। वह अति शीघ्र पूरा हो जाता है। आमतौर पर इस तरह के संबंध को प्रतिचाप कहते हैं, जो कि चित्र 7.2 में दिखाया गया है। इस प्रकार के प्रत्यावर्ती चाप को संवर्धन आगत तंत्रिका तथा निर्गत तंत्रिका के मध्य कहाँ होना चाहिए, सबसे उपयुक्त स्थान जो है शायद वही बिंदु होगा जहाँ सबसे पहले वे एक दूसरे से मिलते हैं। पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जानने वाले रास्ते में एक बंडल में मिलती है। प्रत्यावर्ती चाप इस मेरुरज्जु में बनती है, यद्यपि आगत सूचनाएं मस्तिष्क तक भी जाती है। अधिकतर जंतुओं में प्रत्यावर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ है क्योंकि इनके मस्तिष्क में सोचने का प्रक्रम बहुत तेज नहीं है। वास्तव में अधिकांश जंतुओं में सोचने के लिए आवश्यक जटिल न्यूरॉन जाल तो अल्प हैं या अनुपस्थित होते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि वास्तविक विचार प्रक्रम की अनुपस्थिति में प्रत्यावर्ती चाप का दक्ष कार्य प्रणाली के रूप में विकास हुआ है। यद्यपि जटिल न्यूरॉन जाल के अस्तित्व में आने के बाद भी प्रत्यावर्ती चाप तुरंत अनुक्रिया के लिए अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ इस तरह से समझाया गया है प्रत्यावर्ती चाप को, जिसमें कि मस्तिष्क के लिए संदेश है, मेरुरज्जु है, यहाँ संवेदी तंत्रिका कोशिका है, ग्राही जिसमें कि ग्रहण करेगा ऊष्मा या दर्द, त्वचा में करेगा फ्रेंड्स प्रेरक तंत्रिका कोशिका में, प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका, कार्यकर भुजा में वेसी। क्या आप उन घटनाओं के क्रम को खोज सकते हैं जो आपकी आंखों में तेज प्रकाश फोकस करने पर होती है? फ्रेंड्स, अचानक कभी हम लोग कोई हम लोग के आँख पे टॉर्च जला दे तो क्या क्या होता है उस समय, या फिर कभी हम लोग अचानक से सूर्य को देखें तो उस समय हम लोग के शरीर में क्या प्रतिक्रिया होता है, वही उन घटनाओं को क्रम को खोजने के लिए यहाँ पे बुक में कह रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जल्दी से क्या करते हैं, अपनी आँख को बंद कर लेते हैं। जल्दी से हम लोग का आँख स्वतः बंद हो जाता है, जिस तरह से फोकस हम लोग के आँख पे किया जाता है, या फिर हम लोग दोनों अपने हाथों को ढक लेते हैं तो हम लोग का तंत्रिका जो है यहाँ पे काम करता है और हमारा अंग, हमारा शरीर का हर भाग जो है वहाँ पे अनुक्रिया करता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, मानव मस्तिष्क। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही जो है यहाँ पे एग्ज़ाम में आने वाला पॉइंट है। तो फ्रेंड्स चलिए इसको हम लोग अच्छे से करते हैं। क्या मेरुरज्जु का कार्य केवल प्रत्यावर्ती क्रिया है? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि सोचने वाले प्राणी हैं। मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती है जो सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। सोचने में अधिक जटिल क्रियाविधि तथा तंत्रिका संवर्धन होते हैं। ये मस्तिष्क में संकेंद्रित होते हैं, जो शरीर का मुख्य संवहन केंद्र है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। ये शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं तथा इसका समाकलन करते हैं। हम अपनी क्रियाओं के बारे में भी सोचते हैं, लिखना, बात करना, एक कुर्सी घुमाना, किसी कार्यक्रम के समाप्त होने पर ताली बजाना इत्यादि ऐच्छिक क्रियाओं के उदाहरण हैं जो आगे क्या करना है के निर्णय पर आधारित है। अतः मस्तिष्क को भी पेशियों तक संदेश भेजने होते हैं। यह दूसरा मार्ग है जिसमें तंत्रिका तंत्र पेशियों में संचार भेजता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा शरीर के अन्य भागों में संचार को परिधीय तंत्रिका तंत्र सुगमता प्रदान करता है, जो मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु
तंत्रिकाओं से बना होता है। इस प्रकार मस्तिष्क हमें सोचने की अनुमति तथा सोचने पर आधारित क्रिया करने की अनुमति प्रदान करता है। जैसी आपको संभावना होगी, एक जटिल अभिकल्पना द्वारा मस्तिष्क के विभिन्न भागों से जो विभिन्न आघात एवं निर्गत सूचनाओं में समाकलित करने के लिए उत्तरदायी है, पूरा किया जाता है। मस्तिष्क में इस तरह के 3 मुख्य भाग या क्षेत्र होते हैं, जिनके नाम अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मस्तिष्क का, मानव मस्तिष्क का फिगर दिखाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ये प्रामस्तिष्क है, कपाल खोपड़ी है, मध्य मस्तिष्क है, मेरुरज्जु, अनुमस्तिष्क, पॉन्च, पेंडुला, यहाँ पे हाइपोथैलस है, पीयूष ग्रंथि, पश्च मस्तिष्क, और ये अग्र मस्तिष्क के भाग है जो हमारे ललाट के ठीक ऊपर होता है और उसके नीचे आँख, आइब्रोज, नाक होते हैं। चित्र 7.3 था फ्रेंड्स, मानव मस्तिष्क। अब हम लोग देखते हैं मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क है। हम लोग आगे की जो अग्र मस्तिष्क है वहाँ से हम लोग सोचते हैं। इसमें विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं। अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए प्रविष्टिकृत हैं। इसमें साहचर्य के क्षेत्र पृथक होते हैं, जहां इन संवेदी सूचनाओं, अन्य ग्राही से प्राप्त सूचनाओं एवं पहले से मस्तिष्क में एकत्र सूचनाओं का अर्थ लगाया जाता है। इस सब पर आधारित एक निर्णय लिया जाता है कि अनुक्रिया तथा सूचनाएं प्रेरक क्षेत्र तक कैसे पहुंचाई जाए, जो ऐच्छिक पेशी की गति को, जैसे हमारी टांग की पेशियां, नियंत्रित करती हैं। हालांकि प्रकृति में कुछ संवेदन देखने और सुनने से अधिक जटिल है। जैसे हमें पता लगता है कि हम पर्याप्त भोजन खा चुके हैं, हमारा पेट पूरा भर चुका है, ये सब हम लोग को अनुभव होता है और पता लगता है। यह जानने के लिए एक भूख से संबंधित केंद्र है, जो अग्र मस्तिष्क में एक अलग भाग है। मानव मस्तिष्क के नामांकित चित्र का अध्ययन कीजिए। हम देख चुके हैं कि विभिन्न भागों के विशिष्ट कार्य हैं। आपके अध्यापक से परामर्श करके प्रत्येक भाग का कार्य का पता लगाइए। आइए प्रतिवर्त शब्द का दूसरा उपयोग भी देखते हैं। जैसा कि हमने प्रारंभ में चर्चा की थी, जब हम किसी ऐसे खाद्य पदार्थ को देखते हैं जिससे हम पसंद करते हैं, तो अनायास ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। हृदय स्पंद के बारे में हम न भी सोचें, तब भी यह होगा कि वास्तव में इनके बारे में ये सोचकर या चाहकर भी आसानी से हम इन क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकते। क्या हमें सांस लेने के लिए या भोजन पहचानने के लिए सोचना या याद करना पड़ता है? नहीं फ्रेंड्स, ये क्रियाएं स्वतः हमारे शरीर को अनुभव होती है और हम महसूस कर पाते हैं कि हमें भूख लग रहा है। हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही खाना के लिए तो महसूस भी होता है कि हमें भूख लगी, लेकिन सांस लेने के लिए कभी हम सोचते हैं नहीं। ये सब क्रियाएं स्वतः हमारे शरीर में होती रहती हैं। अतः सामान्य प्रतिवर्ती क्रिया जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन, कोई सोची क्रिया जैसे कुर्सी खिसकाना के मध्य एक और पेशी गति का सेट है जिस पर हमारे सोचने का कोई नियंत्रण नहीं है। इन अनैच्छिक क्रियाओं में से मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क से नियंत्रित होती है, और ये जब क्रियाएं हैं हम लोग का मध्य मस्तिष्क यानी कि, और जो है पश्च मस्तिष्क यानी कि पीछे का जो मस्तिष्क है उससे नियंत्रित होती है। ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना,
वमन पश्च मस्तिष्क से स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। कुछ क्रियाओं जैसे एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, एक पेंसिल उठाना पर विचार कीजिए। ये पश्च मस्तिष्क में स्थित भाग अनुमस्तिष्क द्वारा ही संभव है, जो ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की समस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। कल्पना कीजिए कि यदि हम इनके बारे में नहीं सोच रहे हैं और ये सब घटनाएं काम करना बंद कर दे तो क्या होगा। आगे है फ्रेंड्स, ये ऊतक रक्षित कैसे होते हैं, जो कि फ्रेंड्स हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स आज का हम लोग यहीं तक टॉपिक रहने देते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करने से फ्रेंड्स आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियोज़ जब आएगी। और साथ ही फ्रेंड्स हमारे वीडियोज़ को लाइक तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आपको हमारे वीडियोज़ कैसे लगते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।